वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं प्रोटोजोवन डिजीजेस के बारे में। अब तक जो हमारे पुराने लेक्चर हुए हैं उसमें हम बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में बात कर चुके हैं, वायरल डिजीजेस के बारे में बात कर चुके हैं, एक एड्स जो डिजीज़ है वो भी पढ़ लिया है हमने, कैंसर पढ़ लिया है। टुडे वी विल टॉक अबाउट प्रोटोजोवन डिजीजेस। अगेन वी आर एंटरिंग इनटू द इन्फेक्शियस डिजीजेस, क्योंकि वो बीमारियाँ, वो डिजीजेस जो किसी न किसी पैथोजन से होती है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोवन, फंगस, हेलमिन्थ्स, इन डिजीजेस को हम इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं। प्रोटोजोआ से कई तरह की डिजीजेस होती है, उनमें से जो सबसे कॉमन डिजीज़ है वो है बच्चों मलेरिया। और इंडिया जैसी कंट्री जो कि वार्म और जहाँ पानी थोड़ा रहता है, ह्यूमिड प्लेसेस जो होते हैं, वहाँ पर मलेरिया ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है। मलेरिया जो है बच्चों एक प्रोटोजोवन से होती है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो ये प्रोटोजोआ का मेंबर है, फाइलम प्रोटोजोआ का ये मेंबर है प्लाज्मोडियम। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, और यूकैरियोट्स होते हैं कौन? सभी प्रोटोजोन्स। तो प्लाज्मोडियम भी उन्हीं में से एक है। और इसी प्लाज्मोडियम पैरासाइट से हमें मलेरिया होता है। इंडिया में प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज़ कॉमन है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इनमें से जो सबसे डेंजरस मलेरिया जिससे होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। इससे जो मलेरिया होता है उसे मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं, मैलिग्नेंट मलेरिया। और इसमें डेथ रेट सबसे ज़्यादा होती है। सेरेब्रल मलेरिया भी कहते हैं इसे, सेरेब्रल मलेरिया भी कहते हैं। बच्चों, जो मलेरिया डिजीज़ है वो इस प्लाज्मोडियम से होती है, पर इस प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, मतलब एक पर्सन की बॉडी से दूसरी पर्सन की बॉडी में ले जाने का काम जो करता है वो बेसिकली मॉस्किटो करते हैं। ये जो हमारा प्लाज्मोडियम पैरासाइट है बच्चों, इसके 2 होस्ट होते हैं। प्लाज्मोडियम पैरासाइट के 2 होस्ट्स होते हैं। पैरासाइट के 2 होस्ट हैं। पहला होस्ट ह्यूमन है और दूसरा होस्ट जो है वो मॉस्किटो है। और कौन सा मॉस्किटो, यहाँ क्लियर कर दें, फीमेल एनोफिलीज। जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है वो मेल नहीं है, मेल की बॉडी में नहीं जाएगा ये, क्योंकि मेल मॉस्किटोज ब्लड सक नहीं करते हैं, सेंग्विवोरस नहीं होते हैं, नेक्टर फीडर होते हैं, वो फूलों का रस पीते हैं वो। तो इसलिए सिर्फ फीमेल एनोफिलीज ही इसका होस्ट है। 2 होस्ट हो गए, एक होस्ट ह्यूमन हो गया, दूसरा होस्ट मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो बच्चों? फीमेल एनोफिलीज। अब ये जो फीमेल एनोफिलीज है यही एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बॉडी में इसको ट्रांसमिट करती है, प्लाज्मोडियम को। इसलिए इस फीमेल एनोफिलीज को हम ट्रांसमिटिंग वेक्टर भी कहते हैं। ये वेक्टर हो गया, इसे हम वेक्टर होस्ट भी कहते हैं या ट्रांसमिटिंग वेक्टर भी कहते हैं, वेक्टर होस्ट भी कहते हैं। 2 होस्ट हैं, एक ह्यूमन हो गया, दूसरा मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज हो गया। तो ये कुछ बेसिक बातें प्लाज्मोडियम से रिलेटेड। 2 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए कि इंडिया में प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज़ है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, मलेरियाई, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, यहाँ ई और लगा देते हैं, और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इनमें से जो सबसे डेंजरस मलेरिया होता है वो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, सेरेब्रल मलेरिया होता है, जिसमें डेथ रेट हाई है, वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। और मैंने आपको समझाया कि जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है इसके 2 होस्ट होते हैं, 2 होस्ट, डाइजेनेटिक होस्ट है ये, डाइजेनेटिक पैरासाइट है क्योंकि इसके 2 होस्ट हैं, ह्यूमन और फीमेल एनोफिलीज। बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। अब ये आधा बना हुआ डायग्राम है, आधा मैं अभी आपके सामने बनाऊंगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं बच्चों कि मान लीजिए
यहाँ से हम इसमें स्टार्टिंग करते हैं। मान लीजिए किसी मॉस्किटो ने बाइट किया, और जब मॉस्किटो बाइट करता है तो बाइट करते समय वो अपनी सलाइवा भी इंजेक्ट करता है ह्यूमन की बॉडी में। रीज़न है, उसको खून पीना है। खून पीने के लिए वो 5-10 सेकंड तक जब वो खून पिएगा तो मीनवाइल ये पॉसिबल है कि ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाए। तो वो क्या करता है बच्चों कि जैसे ही वो बाइट करता है सबसे पहले अपनी सलाइवा हमारे ब्लड में इंजेक्ट करता है, और उसकी सलाइवा में एक एंटीकोएगुलिन होता है जिसका नाम है एनोफिलीन। ये एनोफिलीन उस जगह पर ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है और आराम से, ताकि मॉस्किटो ब्लड पी सके, ब्लड सक कर सके। बट व्हाट हैपन्स कि जब वो अपनी सलाइवा को इंजेक्ट करता है, ठीक उसी समय ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ये भी हमारे ब्लड में आ जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा ब्लड है, और उस ब्लड में यहाँ जैसे मान लीजिए एक ब्लड कैपिलरी बना देता हूँ मैं, तो कि ये हमारी कोई ब्लड कैपिलरी है, और इस ब्लड कैपिलरी में ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट आ चुका है। बच्चों, प्लाज्मोडियम पैरासाइट की जो स्टेज हमारे बॉडी में एंटर करती है उसे हम स्पोरोजोइट स्टेज कहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे आपको प्लाज्मोडियम आपकी स्किन में, आपके ब्लड में जो एंटर कर चुके हैं, ये उसके स्पोरोजोइट्स हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स की कौन सी स्टेज इन्फेक्शियस स्टेज है। तो जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो उसकी इन्फेक्शियस स्टेज है। पहला ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको समझ लेंगे। अब क्या है कि ये हमारे ब्लड में एंटर हो गए, तो ब्लड में एंटर होने के बाद ये क्या करेंगे कि ये एंटर करेंगे ब्लड के थ्रू, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएंगे, और जब हमारा ब्लड लीवर में जाएगा तो इनके लिए जो लीवर की सेल्स है वो मोस्ट फेवरेबल प्लेस होता है। तो लीवर में पहुंचने के बाद ये जो स्पोरोजोइड्स हैं ये लीवर सेल में पहुंच जाएंगे। इज दैट क्लियर? इन लीवर सेल, ये जो ब्लू कलर की सेल मैंने बनाई है ये लीवर सेल है, जिन्हें हम हिपेटोसाइट्स कहते हैं। तो आप देखिए कि ये जो हमारा प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स हैं ये लीवर सेल के अंदर एंटर कर गए। कौन एंटर कर गए? स्पोरोजोइड्स जो हैं वो लीवर सेल में चले गए। ओके बच्चों, और सॉरी, ठीक है, अभी रहने देते हैं, चलता है। तो ये सारे जो स्पोरोजोइड्स हैं ये लीवर सेल में एंटर कर गए। अब लीवर सेल में आपको पता है कि फूड स्टोर, ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है वहाँ। तो उसी लीवर सेल में ये धीरे धीरे, यहाँ मैं थोड़ा सा बना देता हूँ ताकि आपको रहेगा कि ये यहाँ पे काफ़ी सारा ग्लाइकोजन है। दे विल फीड अपॉन दैट ग्लाइकोजन, और उस ग्लाइकोजन को जब ये कंज्यूम करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, ये इस ग्लाइकोजन को कंज्यूम करेंगे और फिर धीरे धीरे इनकी जो साइज़ है वो बड़ी होने लगी। रहेंगे ये यूनिसेलुलर थ्रू आउट द साइकिल, कभी भी नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेंगे। ये यूनिसेलुलर पैथोजन है बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोवन है, तो हमेशा रहेगा एक सिंगल सेल एनिमल ही रहेगा। हाँ, साइज़ उसका थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो जब इसका ये साइज़ बड़ा हो जाता है बच्चों, तो ये देखो ये इतना बड़ा हो गया, लीवर सेल में ही है, और ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म। तो ये जो एनलार्ज्ड स्टेज है इसकी, इसे हम क्रिप्टोजोइट कहते हैं, इसे हम क्रिप्टोजोइट कहते हैं। तो क्या हुआ, जो स्पोरोजोइट्स थे उन्होंने अपना न्यूट्रिशन गेन किया, दे फेड अपॉन ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को खाया, और भी कोई दूसरा अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स वगैरह खाया, कंज्यूम किया, साइज बड़ा हो गया, और क्या बन गए, ये क्रिप्टोजोइट्स बन गए। अब इस क्रिप्टोजोइट्स में क्या होगा बच्चों कि सेल डिवीजन होंगे। तो ध्यान से सुनेंगे आप, ये अभी उस लीवर सेल में ही है, और अब सेल डिवीजन कैसे होगा वो देखेंगे आप कि जो हमारा क्रिप्टोजोइट है उसका न्यूक्लियस कई सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, यानी कि ये एक तरह का मल्टीपल फिजन है। पहले एक न्यूक्लियस से दो बनेंगे, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो जैसे एक न्यूक्लियस था तो एक से दो न्यूक्लियस बन गए, ये दोनों डिवाइड होंगे तो चार न्यूक्लियस बन गए, फिर ये चारों डिवाइड होंगे तो इस तरह से 8 न्यूक्लियस बन गए, और धीरे धीरे ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होने लगते हैं। और जब ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाते हैं तो उसके बाद क्या है कि इनके चारों ओर साइटोप्लाज्म की एक लेयर जो है वो इस तरह से इकट्ठी हो जाती है। आया समझ में आपको?
हर न्यूक्लियस के चारों ओर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा इस तरह से, और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनेगा। इसे हम शाइजोन्ट स्टेज कहेंगे। इस मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज को हम शाइजोन्ट कहेंगे। आया समझ में आप लोगों को? ये यहाँ लिख देता हूँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज है ये, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज है। और यहाँ किस तरह का सेल डिवीजन हुआ है? यहाँ पर मल्टीपल फिजन हुआ है, मल्टीपल फिजन। फाइन बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभी ये कहाँ पर है हमारा शाइजोन्ट? ये अभी हमारा उस लीवर सेल के अंदर ही है। अब क्या होगा बच्चों अगले स्टेज में, ध्यान से सुनेंगे आप, कि ये जो इसका सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन टूटने लगेगी। और न सिर्फ सेल मेम्ब्रेन टूटे, ये मैंने अभी इसको हटा देते हैं, हम यहाँ नहीं करेंगे इस प्रोसेस को। तो इसकी सेल मेम्ब्रेन टूटेगी, साथ ही साथ जो लीवर सेल है उसकी भी मेम्ब्रेन टूटेगी। इज इट क्लियर? तो देखो अब हम अगले स्टेज पर आ रहे हैं, और यहाँ देखिए कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि लीवर सेल की जो मेम्ब्रेन है वो तो टूट चुकी है, और साथ ही साथ हमारा जो शाइजोन्ट था वो भी इस तरह से टूट चुका है। और उसमें जो वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने हर न्यूक्लियस के चारों ओर, साइटोप्लाज्म की एक लेयर थी, है ना। ये ऊपर वाले डायग्राम में वापस आ रहे हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के साथ साथ एक, तो ये जितने न्यूक्लियस होंगे उतने छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग्स रिलीज हो जाएंगे हर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म की एक थोड़ी सी लेयर होगी। तो ये सारे यहाँ से इस तरह से बाहर निकल जाएंगे, लीवर सेल को तोड़ेंगे, साथ ही साथ जो हमारा क्रिप्टोजोइट था उसकी मेम्ब्रेन को भी तोड़ेंगे, उस शाइजोन्ट स्टेज की जो सेल मेम्ब्रेन थी उसको भी तोड़ के ये सब बाहर आ जाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बाहर आए हैं बच्चों, इन्हें हम मीरोजोइट्स कहेंगे। तो सीक्वेंस कैसे चल रही है वो आप ध्यान रखेंगे, इन्हें हम मीरोजोइट्स कहेंगे। सबसे पहले कौन था? स्पोरोजोइट, लीवर सेल में गया, साइज बड़ा हुआ, क्या बना? क्रिप्टोजोइट। क्रिप्टोजोइट में मल्टीपल डिवीजन हुए, मल्टीपल फिजन हुआ, क्या लिखा हमने यहाँ ऊपर? मल्टीपल फिजन हुआ, और उसके बाद एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज बनी, उसे हम शाइजोन्ट कहते हैं। और ये जो शाइजोन्ट है इसकी मेम्ब्रेन टूट गई, लीवर सेल की मेम्ब्रेन टूट गई, हिपेटोसाइट की मेम्ब्रेन टूट गई, और उसमें से छोटे छोटे जो मीरोजोइट्स हैं वो बाहर निकल गए। अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा बच्चों कि ये जो मीरोजोइट्स हैं ये वापस किसी दूसरी लीवर सेल में एंटर हो जाएंगे। तो मैं इसमें एंटर कर रहा हूँ, इसमें का मतलब ये हो गया इसमें एंटर नहीं करेंगे, किसी दूसरी लीवर सेल में एंटर करेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत सारी सेल है ना, एक सेल से निकलेंगे तो दूसरी लीवर सेल में जाएंगे। दूसरी लीवर सेल में गए ये मीरोजोइट्स, वापस वो मीरोजोइट्स किस में कन्वर्ट होंगे? क्रिप्टोजोइट में कन्वर्ट होंगे। वो क्रिप्टोजोइट बड़े हो जाएंगे, क्या बनेगा? शाइजोन्ट स्टेज बनेगी, वापस मल्टीपल फिजन होगा, वापस मीरोजोइट निकलेंगे। इस तरह से ये साइकिल यहाँ चलता रहेगा। अब क्योंकि ये साइकिल आरबीसी में नहीं चल रहा है, लीवर सेल में चल रहा है, तो इस पूरे साइकिल को हम, जो कि लीवर सेल में चल रहा है, इसे हम एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहेंगे। एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहेंगे। आया समझ में? सारे मीरोजोइट्स लीवर सेल में नहीं जाएंगे, इनमें से कुछ मीरोजोइट्स जो होंगे, कुछ क्या, मोस्ट ऑफ द मीरोजोइट्स जो होंगे वो आरबीसीज में एंटर कर जाएंगे। तो आप ये देखिए यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ सेल बनाई है ये आरबीसी बनाई है। आरबीसी के अंदर क्या मटेरियल होता है बच्चों? आरबीसी के अंदर खूब सारा हीमोग्लोबिन होता है, तो ये अंदर हीमोग्लोबिन है। अब जब ये आरबीसी में एंटर करेंगे तो इनका जो मेन फूड होगा वो अब ग्लाइकोजन नहीं खाएंगे, अब ये हीमोग्लोबिन कंज्यूम करेंगे। एक बार आगे बढ़ने से पहले फिर से क्लियर कर देता हूँ, जो हमने अब तक पढ़ा वो ये पार्ट है कि मॉस्किटो ने बाइट किया, उसकी सलाइवा के साथ स्पोरोजोइट्स बॉडी में आ गए, और ये स्पोरोजोइट्स ब्लड के थ्रू लीवर में पहुँचेंगे। जैसे ही लीवर में पहुंचेंगे ये किसी लीवर सेल में एंटर कर जाएंगे, और वहाँ पर ये न्यूट्रिशन गेन करेंगे, फीड करेंगे ग्लाइकोजन पे, और एनलार्ज हो जाएंगे। क्रिप्टोजोइट कहेंगे। क्रिप्टोजोइट में मल्टीपल फ्यूजन होगा तो एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज बनेगी जिसे शाइजोन्ट कहेंगे। ये यहाँ जो सेल डिवीजन हुआ है इसमें कोई गैमेट वैमेट कुछ नहीं बन रहा है, तो ये पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है प्लाज्मोडियम। ध्यान से समझ लेना आप,
है ना। ह्यूमन में ये सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेगा, चाहे वो लिवर सेल में करे चाहे वो आरबीसी में करे, ह्यूमन में इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और जब ये मॉस्किटो में जाएगा, प्लाज्मोडियम फीमेल एनोप्लीज में, वहाँ ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करेगा। ओके, तो क्या हुआ कि कई सारे मीरोजोइट्स रिलीज हुए, कुछ मीरोजोइट्स वापस लीवर सेल में चले गए और इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, अगली साइकिल के मीरोजोइट्स बनाएंगे वो, और ये जो साइकिल यहाँ चलता रहेगा इसे हम एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहेंगे। और अब जो मीरोजोइट्स आरबीसी में एंटर कर गए, दे विल बिगिन द इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। तो अब आप देखिए कि ये मीरोजोइट्स आपके कहाँ एंटर कर गए, आरबीसी में आ गए। तो ये एक मीरोजोइट आरबीसी में एंटर किया, और आरबीसी में एंटर करने के बाद ये वहाँ पर हीमोग्लोबिन को कंज्यूम करेगा। तो ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, एंटर किसने किया, एक तो ये ध्यान रखें, मीरोजोइट्स ने एंटर किया है, और क्या करेंगे, दे विल फीड अपॉन हीमोग्लोबिन, क्योंकि वहाँ खाने के लिए और कुछ भी नहीं है, वहाँ खाने के लिए इनके पास हीमोग्लोबिन होगा। तो जब ये हीमोग्लोबिन को कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली इनका साइज बढ़ेगा, और ये आपके देखिए अगली स्टेज में आ जाएंगे, यहाँ आ गए, और जो साइज़ है इनका काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ये इस तरह के इतनी इनकी साइज़ हो जाएगी, और ये इनका न्यूक्लियस और ये इनका साइटोप्लाज्म। इज दैट क्लियर। ये जो स्टेज है इसे हम ट्रोफोजोइट स्टेज कहते हैं, और जो प्लाज्मोडियम है उसकी मेन स्टेज जो है, मेन एडल्ट स्टेज जो है, वो यही ट्रोफोजोइट स्टेज है। अब इस ट्रोफोजोइट में क्या होगा बच्चों की एक वैक्यूल डेवलप होने लगेगा, और उस वैक्यूल के डेवलप होने से क्या होगा कि न्यूक्लियस रहेगा यहाँ ऊपर, और अंदर एक इस तरह का बड़ा सा वैक्यूल डेवलप हो जाएगा, साइटोप्लाज्म यहाँ पेरीफेरी पर चला जाएगा। तो ये जो हमारा ट्रोफोजोइट था ये भी ट्रोफोजोइट ही है, लेकिन ये इस ट्रोफोजोइट की एक अंगूठी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना आपको, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, बीच में वैक्यूल आ जाने से न्यूक्लियस पेरीफेरी पर चला गया। तो ये उसकी सिग्नेट रिंग स्टेज है, सिग्नेट रिंग स्टेज है किसकी, ट्रोफोजोइट की, सिग्नेट रिंग स्टेज ऑफ ट्रोफोजोइट। थोड़ी देर बाद क्या होगा, मीनवाइल ध्यान रखें ये हीमोग्लोबिन को कंज्यूम किए जा रहा है, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेज में ये जो वैक्यूल है ये फिर से डिसअपियर हो जाएगा, और ये अमीबा की तरह दिखाई देने लगेगा, इस तरह से ये दिखाई देने लगे। तो ये अब उसकी अमीबॉइड स्टेज आ जाएगी, अमीबॉइड स्टेज सीक्वेंस आप ध्यान रखना, अमीबॉइड स्टेज ऑफ व्हाट, अमीबॉइड स्टेज ऑफ ट्रोफोजोइट। इस समय एक और चीज़ होगी बच्चों कि जितना ज़्यादा इसने हीमोग्लोबिन खाया है उस हीमोग्लोबिन को ये यूटिलाइज कर लेता। अब हीमोग्लोबिन में आपको याद होगा बच्चों दो पार्ट होता है, ग्लोबिन नाम की प्रोटीन होती है और एक हीम पार्ट होता है जिसमें आयरन और पोरफायरिन रिंग होती है, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ मैं। तो ये क्या उस ग्लोबिन प्रोटीन को तो डाइजेस्ट कर लेगा, लेकिन उस हीम पार्ट जो होता है उसको ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और इसके साइटोप्लाज्म में आपको कुछ इस तरह के ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे। किसके साइटोप्लाज्म में, अमीबॉइड स्टेज जो है हमारा जो प्लाज्मोडियम है उसके साइटोप्लाज्म में ये कुछ ब्राउन कलर के ग्रेन्यूल्स दिखाई देने लगेंगे। इन ग्रेन्यूल्स को हम हीमोजोइन पार्टिकल्स कहेंगे। तो मैं इस तरफ इसको लेबल करूंगा, वी कॉल देम हीमोजोइन पार्टिकल्स, हीमोजोइन पार्टिकल्स, करेक्ट। अब ये कहाँ से आए पार्टिकल्स मैं समझा देता हूँ। बेसिकली ये जो हीमोजोइन पार्टिकल्स है ये वेस्ट मटेरियल है, और इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डाइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब पूरा मैंने लिखा नहीं है लेकिन बोला सही है, मैंने आपको समझा दिया कि हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन पार्ट जो प्रोटीन पार्ट है उसको तो ये डाइजेस्ट कर जाएंगे, हीम पार्ट बचा रहेगा। तो जो हीम पार्ट है उसी हीम पार्ट जो पार्ट होगा वो हीमोजोइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा।
आया समझ में? अब ये क्या करेगा बच्चों कि ये बिल्कुल पहले जिस तरह से इसने मल्टीपल फिजन किया था उसी तरह से फिर से एक बार मल्टीपल फिजन करेगा, लेकिन इस बार ये मल्टीपल फिजन जो करेगा वो आरबीसी में करेगा, है ना। पहले लीवर में चल रहा था ये प्रोसेस, अब यहाँ पर भी इसी तरह से मल्टीपल फिजन करेगा। सबसे पहला इसका न्यूक्लियस कई सारे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और हर 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 एक के चारों ओर, जैसा कि मैंने आपको समझाया है, एक साइटोप्लाज्म की लेयर डेवलप हो जाएगी, वहाँ इकट्ठी हो जाएगी इस तरह से। और अगली स्टेज में क्या होगा कि ये इसकी मेम्ब्रेन को भी रप्चर करेगा, आरबीसी की मेम्ब्रेन को भी रप्चर करेगा। तो यहाँ आ जाएं हम, तो यहाँ देखो ये क्या करेगा, आरबीसी की मेम्ब्रेन को भी रप्चर करेगा। ओके, काम नहीं करेगा यहाँ पे हमारे पास, ये नहीं काम करेगा, तो ओके फाइन, कोई बात नहीं। तो अब मान लीजिए कि इसने इसको तोड़ दिया, ये यहाँ से टूटेगा, सब आरबीसी टूटेगी और अंदर जो हमारा जो शाइजोंट स्टेज है, अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज है ना बच्चों, तो उसे भी हम शाइजोंट कहेंगे, और वो भी टूटेगा इस तरह से। और अंदर से फिर से जो छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग्स बाहर आ जाएंगे, इन छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग्स को हम मीरोजोइड कहेंगे। तो ये यहाँ फिर से मीरोजोइड्स बाहर निकल गए। इस बार ये मीरोजोइड्स कहाँ से बाहर निकले, इस बार ये मीरोजोइड्स आरबीसी में से बाहर निकले। नाम दे दें हम इनको, दीज आर नोन एज मीरोजोइड्स। अब कहाँ जाएंगे ये मीरोजोइड्स, ब्लड में है ना बच्चों, तो ये मीरोजोइड्स वापस नए आरबीसी में एंटर कर जाएंगे। ये देखिए आप, हाँ आई रिपीट कि ये जो मीरोजोइड्स हैं ये फिर से नए आरबीसी में एंटर कर जाएंगे, और नए आरबीसी में एंटर होने के बाद फिर से इसी साइकिल को ये रिपीट करेंगे, ये यहाँ नए आरबीसी में चले जाएंगे। अब देखो आरबीसी में मीरोजोइड्स की सप्लाई के दो सोर्स हो गए, एक तो ये इस आरबीसी में से जो निकल रहे हैं मीरोजोइड्स वो आरबीसीज में, नए आरबीसीज में एंटर कर रहे हैं। मीनवाइल लीवर में भी हमारा एक एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चल रहा है, वहाँ से जो मीरोजोइड्स आ रहे हैं वो भी नए नए आरबीसीज में एंटर कर रहे हैं। इधर मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों कि ये जो साइकिल मैंने आपको समझाया अब तक, यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ से फिर ये यहाँ से और यहाँ से फिर ये वापस इस तरफ इधर गए, तो ये जो साइकिल यहाँ चल रहा है हमारा, इसको हम इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। दोनों का एंड प्रोडक्ट सेम है, दोनों के एंड प्रोडक्ट में मीरोजोइड्स बन रहे हैं। एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के भी एंड में मीरोजोइड्स बन रहे हैं, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के एंड में भी मीरोजोइड्स बन रहे हैं। और ये जो पूरा साइकिल चलता है बच्चों, इसमें 48 टू 72 आवर्स लगते हैं। कितना? 48 टू 72 आवर्स। तो ये डिपेंड करेगा स्पीशीज़ पर, कुछ स्पीशीज़ में 72 आवर्स लगते हैं, कुछ 4 स्पीशीज़ है, कुछ स्पीशीज़ में 48 आवर्स लगते हैं। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ समझा रहा हूँ इस वाले डायग्राम में, फिर से यहाँ आते हैं हम कि जब ये मीरोजोइड्स बाहर रिलीज होते हैं, आई रिपीट, जब ये मीरोजोइड्स बाहर रिपीट होंगे तो मीरोजोइड्स के साथ साथ जो हीमोजोइन के पार्टिकल्स हैं वो भी तो आरबीसी के रप्चर होने पर और इनके रप्चर होने पर बाहर निकलेंगे, तो ये हीमोजोइन पार्टिकल्स हो गए, हीमोजोइन पार्टिकल्स। समझ में आया आपको? अब क्या होगा कि मान लीजिए किसी पर्सन को आज मॉस्किटो ने बाइट किया और आज उसने स्पोरोजोइट्स इंजेक्ट कर दिए, तो 2-3 दिन उसको, 2 या 3 दिन उसको ये लीवर वाला साइकिल पूरा करने में लगेंगे, 3 दिन समथिंग, 3 डेज। उसके बाद ये आरबीसीज में घुसेंगे और ये साइकिल पूरा करेंगे, तो इसमें वापस उनको 48 टू 72 आवर्स लगेंगे। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों कि ये पहला साइकिल जब कंप्लीट होगा, पहला इरिथ्रोसाइटिक साइकिल जब कंप्लीट होगा तो कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में मीरोजोइड्स रिलीज नहीं होंगे, लेकिन अब मान लीजिए ये समथिंग 64 मीरोजोइड्स रिलीज होते हैं। एक मीरोजोइड से इनिशियली जो एंटर कर रहा है हमारा, यहाँ पर ये एक मीरोजोइड एंटर किया है, तो यहाँ पर ये 64 मीरोजोइड्स निकलेंगे। अब ये 64 मीरोजोइड्स नए 64 आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे और हर आरबीसी में से नए 64 मीरोजोइड्स निकलेंगे। वो नए 64 नए, इस तरह से ये मल्टीप्लाई होता जाएगा बच्चों। और ऐसे में क्या होगा कि
5 सक्सेसिव साइकिल जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा, 5 इस तरह के सक्सेसिव इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे, तब तक क्या होगा बच्चों कि इतने ज़्यादा मीरोजोइट्स रिलीज होंगे, इतने ज़्यादा हीमोजोइन पार्टिकल रिलीज होंगे कि वो आपके ब्लड के अंदर अपनी प्रेजेंस शो करने लगेंगे, इम्यून सिस्टम को अपनी प्रेजेंस दिखाने लगेंगे। इनिशियली वो अपनी प्रेजेंस को इतना शो नहीं कर पाते, और यही हीमोजोइन पार्टिकल जो हैं ये टॉक्सिक नेचर के होते हैं। मीरोजोइट्स भी जब ब्लड में आएंगे तो इम्यून सिस्टम के लिए तो फॉरेन पार्टिकल हुआ ही है ना बच्चों, इम्यून सिस्टम इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा क्योंकि ये तुरंत रैपिडली नए आरबीसीज में एंटर कर जाएंगे। लेकिन इस दौरान जो भी 2 घंटे 3 घंटे ये जब ब्लड में रहेंगे, हीमोजोइन पार्टिकल भी ब्लड में रहेंगे, ये मीरोजोइट्स भी आपके ब्लड में रहेंगे, तो देयर प्रेजेंस विल कॉज चिल्स एंड फीवर। तो अब जिसको मलेरिया होता है ना बच्चों, उसको हर 48 आवर्स के बाद यानी 3 दिन के बाद, या 72 आवर्स यानी 4th डे, है ना, हर 3rd डे या हर 4th डे इनको फीवर आता है। वो एक फिक्स टाइम पर फीवर आता है। तो ये फिक्स टाइम पर फीवर आने के पीछे रीज़न क्या है? हर तीसरे दिन या हर चौथे दिन बुखार आ रहा है। कारण ये है कि हर तीसरे या हर चौथे दिन, डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज, उनका एक इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कंप्लीट होगा, और उस इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के कंप्लीट होने से जो मीरोजोइट्स और जो हीमोजोइन पार्टिकल ब्लड में आएंगे, दे विल कॉज द फीवर। उनकी वजह से इम्यून सिस्टम इमीडिएटली एक्टिवेट होगा और एक फीवर आता है, और वो फीवर 3-4 घंटे में वापस बंद भी हो जाता है ना, कंटिन्यू नहीं रहता है, और वो 3-4 घंटे के बाद फीवर खत्म हो गया। भाई बुखार गायब क्यों हो गया? बुखार वापस इसलिए गायब हो जाता है, फीवर इसलिए बंद हो जाता है कि जितने भी मीरोजोइट्स हैं ये नए आरबीसीज में एंटर कर जाएंगे और हीमोजोइन पार्टिकल्स भी क्लियर हो जाएंगे, तो फीवर भी चला जाएगा। लेकिन वापस 3rd डे या फिर 4th डे फीवर वापस आएगा, अगला इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कंप्लीट करने के बाद। तो इस तरह से इसमें हर 3rd डे हर 4th डे इस तरह से साइकिल ये कंप्लीट होता रहेगा और फीवर आता रहेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे फीवर के पीछे रीजन क्या है, तो रिलीज ऑफ मीरोजोइट्स एंड हीमोजोइन पार्टिकल इन द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीवर। ओके बच्चों, इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? अब ये देखिए, क्योंकि ये जो साइकिल है ये रैपिडली आपका मल्टीप्लिकेशन फेज में है, तो उससे होगा क्या कि आपके जो आरबीसीज हैं वो जल्दी से अब डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, है ना। रोज के नए नए आरबीसीज जो हर दूसरे तीसरे दिन थाउजेंड्स ऑफ हजारों की संख्या में हमारे आरबीसी जो हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं, और उस पर्सन को वीकनेस आने लगेगी। अब प्लाज्मोडियम पैरासाइट को भी ये पता है कि अगर मैं यहीं पर ग्रो करता रहूँगा इसी तरह से, तो मेरा जो होस्ट है उसकी डेथ हो जाएगी। अब अगर होस्ट की डेथ हो जाएगी तो पैरासाइट का अपना खुद का जो एग्जिस्टेंस है वो भी खतरे में पड़ेगा। तो व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली कि कई सारे ऐसे इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कंप्लीट करने के बाद, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कई सारे इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कंप्लीट करने के बाद जब उसके काफ़ी सारे आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारा ये जो मीरोजोइट्स हैं, अब ध्यान से सुनना आप, ये जो मीरोजोइट्स अंदर एंटर करते हैं, ये मीरोजोइट्स ट्रोफोजोइट्स बनेंगे, ट्रोफोजोइट से ये सिग्नेटरिंग स्टेज में जाएंगे, सिग्नेटरिंग स्टेज से ये अमीबॉइड स्टेज में जाएंगे। पर अब अमीबॉइड स्टेज के बाद में ये यहाँ पर जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है ना, ये शाइजोन्ट स्टेज बनी, क्या नाम दिया इसको हमने, ये जो शाइजोन्ट स्टेज, ये नहीं बनेगी बच्चों। अब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेवेरल इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, अब ये एक नया रूट ऑप्ट करेंगे, और ये देखिए अब मैं इधर एरो बना रहा हूँ। तो ये क्या करेंगे बच्चों कि जिन आरबीसीज में ये डेवलप हो रहे हैं, ये मल्टीपल फिजन नहीं करेंगे, बल्कि दे विल डेवलप इनटू गेमिटोसाइट स्टेज। तो ये अब यहाँ पे गेमिटोसाइट बन गए। इज दैट क्लियर? 2 तरह के गेमिटोसाइट बनते हैं, एक मैक्रोगेमिटोसाइट, मैक्रोगेमिटोसाइट, और एक माइक्रोगेमिटोसाइट। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो एक आपको ट्रोफोजोइट दिखाई दे रहा है, ये दोनों में कन्वर्ट नहीं होता है। हमारे पास वहाँ पर खूब सारे आरबीसीज हैं, उन खूब सारे आरबीसीज में खूब सारे ट्रोफोजोइट्स हैं। उन ट्रोफोजोइट्स में से कुछ ट्रोफोजोइट्स विल डेवलप इनटू मैक्रोगेमिटोसाइट्स, और जो बचे हुए ट्रोफोजोइट्स होंगे दे विल डेवलप इनटू
माइक्रोगेमिटोसाइट्स। ये गेमिटोसाइट स्टेज जो है ये अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तैयारी है बच्चों, और इनका ये बनते भी बड़े यूनिक टाइम पर, रात को समथिंग 2 बजे के आसपास ये गेमिटोसाइट्स बनते हैं ह्यूमन ब्लड में, और फिर ये हमारे ब्लड में पेरिफेरल सर्कुलेशन में आ जाते हैं। गेमिटोसाइट ये जो आरबीसीज हैं, ये पर्टिकुलर टाइम इसलिए क्योंकि 2 बजे के आसपास इंसान जो होता है वो गहरी नींद में होता है, और उस समय उसको मॉस्किटो बाइट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है बच्चों, है ना इंटरेस्टिंग। तो ऐसे में क्या है कि मॉस्किटो की बॉडी में एंटर करने के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं, इससे ये, और हर बार ये 2 दिन यहाँ सर्वाइव करेंगे, अगले साइकिल में फिर से गेमिटोसाइट्स बनेंगे, उसी टाइम पर बनेंगे। तो इसका मतलब ये, इससे ये पता चलता है कि प्लाज्मोडियम जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक जैसा सिस्टम प्रेजेंट होता है। एनीवे बच्चों, ये मैक्रोगेमिटोसाइट्स और माइक्रोगेमिटोसाइट्स बन गए हैं, और इनका अब ह्यूमन की बॉडी में फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन बॉडी वार्म ब्लडेड होती है, इनका यहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर इनको मॉस्किटो ने काट खाया इस पर्सन को, तो ये मॉस्किटो की बॉडी में चले जाएंगे गेमिटोसाइट्स, और अगर इस मॉस्किटो ने बाइट नहीं किया तो ह्यूमन ब्लड में ये 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं रहेंगे, ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अलोंग विद द आरबीसीज, लेकिन इनका फर्दर डेवलपमेंट तो नहीं होगा। अब मान लीजिए हम एज्यूम करते हैं कि रात को 2 बजे किसी फीमेल मॉस्किटो ने इसे बाइट कर लिया है, तो बाइट करेगा तो वो जो ब्लड सक करेगा तो उस ब्लड में काफ़ी सारा ब्लड उसकी बॉडी में जाएगा, उसमें हेल्दी आरबीसीज भी जाएंगे, इन्फेक्टेड आरबीसीज भी जाएंगे। देखो कोई सी भी स्टेज जो है, ये यहाँ पर देखो ट्रोफोजोइट स्टेज, सिग्नेटरिंग स्टेज, अमीबॉइड स्टेज, शाइजोंट स्टेज, मीरोजोइट जितने हैं ये हो सकते हैं, और गेमिटोसाइट्स, ये सारा का सारा उस वो जो मील उसका होगा ना, ब्लड मील जो खाएगा जो पिएगा, उसमें ये पूरा सब सारी स्टेजेस जाएगी, बट ऑल स्टेजेस विल बी डाइजेस्टेड इन द गट ऑफ द मॉस्किटो। गट मतलब उसकी एलिमेंट्री कैनाल, सारी स्टेजेस उसकी गट में डाइजेस्ट हो जाती है, एक्सेप्ट मैक्रोगेमिटोसाइट्स और माइक्रोगेमिटोसाइट्स, ये वहाँ डाइजेस्ट नहीं होगी। तो अब हम अगली स्टेज पर आ जाए। ये मैंने आपको क्या पढ़ाया, रिप्रोडक्टिव साइकिल, एसेक्सुअल साइकिल है बेसिकली ऑफ प्लाज्मोडियम इन द ह्यूमन। 2 जगह उसका साइकिल चल रहा है, लीवर में एक्सोएरिथ्रोसाइटिक चल रहा है, साइकिल चल रहा है, और आरबीसीज में इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चल रहा है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम, और सपोज एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास कोई मॉस्किटो है, इसने अभी अभी किसी ऐसे पर्सन को बाइट किया है जिसकी बॉडी में मलेरियल पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम पहले से प्रेजेंट था, और वो जो गेमिटोसाइट स्टेजेस हैं वो अब इसकी बॉडी में आ गई। इसने बाकी सारी स्टेजेस भी आएगी, यूँ नहीं है कि ये सेलेक्टिवली गेमिटोसाइट स्टेजेस को ही कंज्यूम करेगा, ये तो होल ब्लड कंज्यूम करेगा, सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा, पर वो जो दोनों गेमिटोसाइट स्टेजेस हैं ना बच्चों, वो डाइजेस्ट नहीं होगी। तो ये देखिए, ये देखिए, ये एक मैक्रोगेमिटोसाइट बना लेते हैं और एक माइक्रोगेमिटोसाइट बना लेते हैं, तो ये दोनों गेमिटोसाइट स्टेजेस है। अब ध्यान रखना यहाँ सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगा, तो यहाँ तो मैं बना देता हूँ ये माइक्रोगेमिटोसाइट है ये, और ये मैक्रोगेमिटोसाइट है। अब यहाँ गेमिटोजेनेसिस होगी, गैमिट्स बनेंगे। तो ये जो हमारा मैक्रोगेमिटोसाइट है इसमें मियोसिस होगी, और उस मियोसिस से एक सिंगल ओवम बनेगा, ये ओवम बन गया, गैमिट मियोसिस होगी। जिस तरह से हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है, मियोसिस में एंड में 4 सेल बनती है जिसमें से एक ओवम होता है, 3 तो पोलार बॉडी बनते हैं, वो का वो सिस्टम इनमें भी रहेगा। तो एक ही ओवम बनेगा मैक्रोगेमिटोसाइट से, देख लीजिएगा आप, मैक्रोगेमिटोसाइट से मियोसिस हुआ, एक ओवम बना। कहाँ चल रहा है ये सारा प्रोसेस, ये प्रोसेस चल रहा है मॉस्किटो की गट में। अब ये जो माइक्रोगेमिटोसाइट है इसमें भी मियोसिस होगी, और मियोसिस से एक बार 4 न्यूक्लियस बनेंगे, सेल डिवाइड नहीं होगी, और ये देखो एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है इसमें,
इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। 6 से 8 एक्स फ्लैजिलेशन होंगे, एक्स फ्लैजिलेशन। और जो मियोसिस में पहले आपको पता है ना 4 न्यूक्लियस बनते हैं मियोसिस के बाद, उन 4 में से कुछ न्यूक्लियस फिर से डिवाइड भी हो सकते हैं, तो 6 से लेकर 8 न्यूक्लियस बन सकते हैं यहाँ पे। और देखो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना है, ये जो प्रोसेस चल रहा है यहाँ, इस प्रोसेस को एक्स फ्लैजिलेशन कहते हैं। अब ज़्यादा इसकी डिटेल में कुछ जाना नहीं है कि एक्स फ्लैजिलेशन क्यों कहते हैं, क्या उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ पॉइंट ये है कि ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और ये इस तरह से एक स्पम बनेगा, दूसरा स्पम बनेगा, तीसरा, और 6 से 8 ऐसे स्पम्स बन जाएंगे। कोई टेल वेल नहीं होती स्पम की, ये इस तरह के स्पम्स बन गए, यानी कि ये इसके मेल गैमीट बन गया। कहाँ चल रहा है ये प्रोसेस? मॉस्किटो की गट में। वहीं पर ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा ये जाइगोट बन जाएगा। ये देखिए जाइगोट बन गया। गैमिटोजेनेसिस हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। कहाँ हुआ फर्टिलाइजेशन? यहीं पर। सारा प्रोसेस उसकी गट में चल रहा है। तो ये देखो फर्टिलाइजेशन। आपसे कोई पूछे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ करता है ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मॉस्किटो की गट में करता है। अब ये जो जाइगोट है ना बच्चों, ये थोड़ी देर में मूव, अभी तो ये गोल गोल सा ऐसा सिंगल सेल बनी हुई है, पर ये थोड़ी देर में अमीबा जैसा हो जाता है और अमीबा की तरह मूवमेंट करने लगता है। तो जब ये मूवमेंट करने लगता है, मीन्स ये मूवमेंट के लिए हम काइनेटिक वर्ड यूज़ करते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी इस तरह, तो इस स्ट्रक्चर को हम ऊकाइनीट कहते हैं। तो पहले क्या बना? जाइगोट। जाइगोट किस में कन्वर्ट हो गया? जब मूवमेंट करने लग जाएगा तो उसी जाइगोट को हम उकाइनीट कहते हैं। ओ मतलब ओवम से बन के हुआ है ना, और काइनीट मतलब मोबाइल स्ट्रक्चर है, ये मूवेबल स्ट्रक्चर। तो ये चलते फिरते क्या करेगा कि ये उस गट की वॉल से टकराएगा, और जब ये गट की वॉल से टकराएगा तो ये उसकी वॉल को पेनिट्रेट करेगा, बिल्कुल करेगा ये उसकी वॉल को पेनिट्रेट। और उसकी वॉल को पेनिट्रेट करके ये क्या करेगा बच्चों कि उसकी वॉल में पेनिट्रेट करने के बाद अंदर जाके सेटल हो जाएगा ये। तो ये अंदर चला गया, उसको पेनिट्रेट कर पंक्चर करके आर पार नहीं जाएगा ये। समझा आप मेरी बात को? ये एंटर करेगा लेकिन रहेगा उसकी वॉल में ही। तो इस तरह से ये उसकी वॉल में एंटर करेगा, और ये देखो ये यहाँ आ गया। आया समझ में? अंदर घुस गया ये, उसकी वॉल की एक लेयर को छोड़ देगा। अगर ये इस लास्ट वाली लेयर को भी अगर ये पंक्चर कर देते तो बाहर चला जाएगा, तो बाहर नहीं जाएगा, रहेगा उसकी वॉल में। तो अगर आपको कोई मॉस्किटो मिल जाए, फीमेल मॉस्किटो बारिश के दिनों में, और आपके पास एक अच्छा सा डिसेंट सा कोई माइक्रोस्कोप है, तो आप क्या करो, उस मॉस्किटो का डिसेक्शन करोगे। और अगर आप उस मॉस्किटो का डिसेक्शन करते हो तो आपको उसकी जो गट होती है, उसकी गट की वॉल में बाहर से ही देखने पर आपको खूब सारे ऐसे छोटे छोटे पिंपल्स दिखाई देंगे। तो कैन यू टेल मी कि ये उसकी वॉल में ऐसे छोटे छोटे पिंपल्स क्यों दिखाई दे रहे हैं? बेसिकली ये पिंपल्स जो हैं ये सारे के सारे उसके स्पोरोसिस्ट हैं बच्चों, है ना। ये जो उकाइनिट है, जब ये अंदर गया, अंदर जाके ये अपने चारों ओर एक सिस्ट भी बना देता है और शांत हो जाता है कुछ समय के लिए। तो इस स्ट्रक्चर को हम स्पोरोसिस्ट कहते हैं। ठीक है। अब क्या होगा कि इस स्पोरोसिस्ट में, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको पढ़ने में? आना चाहिए मज़ा, है ना। मज़ा नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये देखिए अब क्या होगा कि इसमें सेल डिवीजन होने लगेंगे, मल्टीपल सेल डिवीजन। जैसा हमने पहले शाइज़ोन स्टेज में देखा है ना ऊपर ह्यूमन में जिस तरह से, वैसा ही इसमें कई सारे न्यूक्लियस बनेंगे। पहले तो मल्टीपल फ्यूजन होगा, हर एक के चारों ओर साइटोप्लाज्म की लेयर इकट्ठी हो जाएगी, और फिर ये अल्टीमेटली सब कुछ रप्चर हो जाएगा। और ये रप्चर होके ये देखिए ये वाला पोर्शन भी रप्चर हो जाएगा, और इसकी जो वॉल है स्पोरोसिस्ट की, वो भी रप्चर हो जाएगी, और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे बाहर निकल जाएंगे। इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम, क्योंकि ये स्पोरोसिस्ट था ना, तो स्पोरोसिस्ट से जो स्ट्रक्चर बाहर निकलेंगे उन स्ट्रक्चर्स को हम स्पोरोजोइट कहेंगे। याद रखें, यहाँ पे भी एक तरह का मल्टीपल फ्यूजन ही हुआ है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद हुआ है। ये स्पोरोजोइट्स इसकी हीमोलिम्फ में रिलीज होंगे। आपको याद होगा ना, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, वहाँ पे एक हीमोसील होती है। तो ये हीमोसील है, उस हीमोसील में हीमोलिम्फ भरा हुआ है।
यहाँ से ये तैरते हुए उस हीमोलिम्फ में, वहाँ से ये पहुँचेंगे सलाइवरी ग्लैंड। ये देखिए, ये इसकी सलाइवरी ग्लैंड है। तो दे विल एंटर इनटू द सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ आ जाएंगे ये सारे के सारे। कौन आए? स्पोरोसिस्ट आ गए, सॉरी स्पोरोजोइट आ गए। तो ये सारे स्पोरोजोइट्स जो हैं, यही वर्ड यूज़ किया है ना हमने, स्पोरोजोइट्स, ये देखिए। तो ये स्पोरोजोइट्स सलाइवरी ग्लैंड में आ गए। और अब ये जो मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो मान लीजिए किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइट करते समय ये अपनी सलाइवा इंजेक्ट करेगा सबसे पहले, और उसी सलाइवा के साथ ये स्पोरोजोइट्स जो हैं वो भी उस पर्सन की बॉडी में चले जाएंगे, दूसरे पर्सन को ये इन्फेक्ट कर देगा। तो यू जस्ट रिमेंबर, हमने शुरुआत कहाँ से की थी? हमने शुरुआत की थी मॉस्किटो में स्पोरोजोइट से वी स्टार्टेड, है ना। तो अगर हम स्पोरोजोइट से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप देखो कि वी आर एंडिंग विद द अगेन स्पोरोजोइट्स। आया समझ में आप लोगों को? तो ये जो स्पोरोजोइट्स नाम यहाँ फिर से एक बार लेबल कर लेते हैं, दीज आर स्पोरोजोइट्स। कहाँ एंटर कर गए? ये सलाइवरी ग्लैंड में चले गए। तो इस तरह से बच्चों ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ये फिर से सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच गया, स्पोरोजोइट्स बन गए और इट इज़ रेडी टू बाइट अ न्यू पर्सन। और जैसे उसको बाइट करेगा तो सलाइवा इंजेक्ट करेगा और उसी सलाइवा के साथ ये स्पोरोजोइट्स किसी हेल्दी पर्सन की ब्लड में ये इंजेक्ट करेगा। ओके बच्चों, तो याद रखें आप कि ऊपर हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार। ह्यूमन में ये जो पैरासाइट है ये अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ह्यूमन में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जिसे हम शाइजोगोनी कहते हैं। बार बार ये इस डायग्राम में ये बताया ना, मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है ये, है ना। शाइजोंट बनता है और शाइजोंट से ये मीरोजोइट्स बन रहे हैं। दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज शाइजोगोनी। मल्टीपल फ्यूजन जो हो रहा है ना, उसी मल्टीपल फ्यूजन को शाइजोगोनी कहेंगे हम। आरबीसी में भी हो रही है शाइजोगोनी, यहाँ पर भी ये शाइजोगोनी ही हो रही है। यहाँ पे भी देखो शाइजोंट बना है, तो ये यहाँ पर भी शाइजोगोनी है। तो मॉस्किटो की बॉडी में क्या हो रहा है? मॉस्किटो की बॉडी में पहली चीज हो रही है गैमिटोजेनेसिस। मॉस्किटो की बॉडी में एक तो हो रहा है गैमीट बन रहे हैं वहाँ, गैमिटोजेनेसिस। दूसरा क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। और फिर बाद में वहाँ भी स्पोरोजोइट्स बने हैं, लेकिन उसको हम स्पोरोगोनी कहेंगे, वहाँ शाइजोगोनी वर्ड नहीं कहेंगे। तो बेसिकली ये जो दो पार्ट हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्लाज्मोडियम का वो मॉस्किटो में होगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो ह्यूमन में होगा। ओके बच्चों, दो होस्ट हो गए, दोनों में इसका लाइफ साइकिल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप डायग्राम अपने हिसाब से अपनी नोटबुक में बना लेना, बनाना जरूरी है, ये साइकिल आपको याद रखना है ना। ओके, अब हम इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं हम। चलिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 स्पीशीज़ है, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसमें हर 3rd डे फीवर आएगा दोनों में। तो इसलिए इनका जो साइकिल कंप्लीट होगा वो 48 आवर्स के बाद कंप्लीट होगा, 2 दिन बाद कंप्लीट होगा, तीसरे दिन फीवर आएगा। तो इनसे जो फीवर आता है उसको हम टर्टेन मलेरिया कहते हैं। टर्टेन मतलब 3, टर्टेन मलेरिया। प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में फीवर एवरी 3rd डे, इसलिए टर्टेन मलेरिया। जो प्लाज्मोडियम मलेरिया ही है, प्लाज्मोडियम मलेरिया ही जो स्पीशीज है, इससे क्वार्टन मलेरिया होता है, क्वार्टेन मलेरिया। क्योंकि फीवर जो होगा वो हर 4थे दिन आएगा, फीवर एवरी 4th डे। और जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है इसमें भी 3rd डे ही आता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। लेकिन क्योंकि वो बहुत डेंजरस वाला है, मैंने आपको समझाया है, उसमें पर्सन कोमा में चला जाता है, क्योंकि प्लाज्मोडियम
पैरासाइट्स आरबीसी को जिनको वो इन्फेक्ट करता है वो आरबीसी हो, क्या है बेटा इसमें आरबीसी रप्चर तो कम होते हैं, जो वीक आरबीसीज होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ स्टेकिंग कर लेते हैं, चिपक जाते हैं। और वो क्या है कि स्टेकिंग जो कर लेते हैं उससे क्या है कि ब्रेन की जो कैपिलरीज हैं, पर्टिकुलरली बॉडी के दूसरे ऑर्गन की कैपिलरी भी ब्लॉक हो सकती है, पर ब्रेन की कैपिलरीज भी वो सारी की सारी ब्लॉक हो जाती है और ब्रेन को ब्लड सप्लाई रुक जाता है, इसलिए थोड़ा सा डेंजरस बन जाता है। इसको हम मेलिग्नेंट मलेरिया भी कहते हैं या इसको मेलिग्नेंट टर्टेन मलेरिया भी कहते हैं। ये सिंपली टर्टेन मलेरिया, इसको हम मेलिग्नेंट टर्टेन मलेरिया भी कहेंगे। जैसा कि मैंने बताया इसको हम सेरेब्रल मलेरिया भी कहते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया। सिम्टम्स बड़े कॉमन हैं, आप समझते होंगे। इसमें क्या है, पैरोक्सिज्म आता है। पैरोक्सिज्म का मतलब होता है बेटा सम सॉर्ट ऑफ अटैक, कि कोई एक दौरा पड़ा है उस तरह से वो जो वापस ठीक भी हो जाता है, तो इसमें इस तरह का पैरोक्सिज्म होता है। उस पैरोक्सिज्म में 3 स्टेजेस हो जाएगी। सबसे पहले तो लगभग आप समझ लीजिए 9-10 बजे मॉर्निंग से ये इसका पैरोक्सिज्म की स्टार्टिंग होती है, जिसमें बॉडी एक होने लगेगा, हेड एक होने लगेगा, पर्टिकुलरली जो लोअर बैक है वहाँ पर भी पेन होने लगेगा, उसमें भी दर्द होने लगता है। ये सारी चीज़ें पहले तो यहाँ से शुरुआत होगी। उस समय पेन इतना ज़्यादा होता है कि कई बार वॉमिटिंग और इस तरह के सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं। उसके बाद क्या होगा बच्चों कि चिल्स, एकदम से ठंड लगने लगेगी और शिवरिंग होने लगेगी। चिल्स और शिवरिंग के बाद में फिर आएगा 3 बजे के आसपास नॉर्मली हाई फीवर आ जाता है, और वो हाई फीवर जो है थोड़ी देर रहेगा, 1.5-2 घंटा रहेगा, और 2-1 घंटे के बाद हाई फीवर के बाद डिफरवेसेंट स्टेज आ जाएगी, मतलब एकदम से उसको स्वेटिंग होने लगेगी, पसीना होने लगता है और फीवर गोज डाउन, और वो जो पर्सन है वो वापस ठीक हो जाता है। बिल्कुल थोड़ी सी वीकनेस फील होती है, उसके अलावा उसका पेन वगैरह, दर्द, बुखार सब वापस चला जाता है। और ये हो गया कंप्लीट, एक पैरोक्सिज्म कंप्लीट हो गया। ये सारे उसके पैरोक्सिज्म के सिम्टम मैंने आपको बताए। उसके बाद फिर थर्ड डे, एवरी थर्ड डे या एवरी फोर्थ डे डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज़, ये साइकिल इस तरह से रिपीट होने लगता है। इसमें यूं भी होगा कि अगर अनट्रीटेड रहे और एक के बाद एक कैसे 10-15 दिन तक साइकिल चलते रहें, तो लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज जो हैं वो आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो बॉडी को होता है वो होता है कि लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं, और आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो ये अल्टीमेटली सारा कहाँ जाके डिकम्पोज होगा, सब स्प्लीन में डिकम्पोज होगा, तो स्प्लीन के ऊपर लोड बढ़ने लगता है और स्प्लीन का भी एनलार्जमेंट हो जाता है इसमें। तो जो एक एक्सपर्ट डॉक्टर है उसके पास आप जाओगे तो वो आपसे सिम्टम पहले पूछ लेगा, ठंड लग कर आ रहा है, बुखार, वो तो सब देख ही लेगा, जांच भी करवा लेगा आपकी मलेरियल पैरासाइट ब्लड में है कि नहीं है। लेकिन वो कई बार जो सीनियर डॉक्टर होते हैं और एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं वो जस्ट दबा के अपने यहाँ एब्डोमन में स्प्लीन का साइज देखकर वो पता लगा लेते हैं कि इसको मलेरिया कितना पुराना है। उससे उनको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें स्प्लीनोमिगेली हो जाता है, स्प्लीनोमिगेली मतलब एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। तो बच्चों ये मैंने आपको इसका सिम्टम्स और बताए। और हाँ, इसमें कई बार बच्चों जॉन्डिस भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे आरबीसी अगर डैमेज होंगे उनका हीमोग्लोबिन बिखरेगा, उस हीमोग्लोबिन के डिकम्पोजिशन से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनता है, आपको पता ही है, तो दैट में लीड टू इवन जॉन्डिस भी इससे हो सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा मलेरिया वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। Now let's talk about some other protozoan diseases. ख़त्म कर देते हैं प्रोटोजोआ, तो एटलीस्ट हम इस लेक्चर में कंप्लीट करना ही चाहिए हमें। अदर प्रोटोजोवन डिजीजेज, ठीक है, एक मेन डिजीज़ थी हमारी मलेरिया, बाकी जो प्रोटोजोवन डिजीजेज है वो अब हम ब्रीफ में करेंगे। एक सबसे पहले ले लेते हैं हम एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको है ना ध्यान रखना है आपको। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, और इससे हमें अमीबिक डिसेंटरी होती है, इससे हमें अमीबिक
डिसेंट्री होती है। एक डिसेंट्री पहले पढ़ा चुका हूँ, बैक्टीरियल डिसेंट्री मैंने आपको पढ़ाया है। और जो बैक्टीरियल डिसेंट्री है वो शिजेला नाम के बैक्टीरिया से होती है ना। और ये जो डिसेंट्री अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये अमीबिक डिसेंट्री है, वो बैक्टीरिया से होती है, ये प्रोटोजोवन से होती है। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका नाम का हमारे पास ये प्रोटोजोवन, कंफ्यूज नहीं होना है। एक एंटमीबा कोलाई और होता है, वो नहीं है, ये अमीबा की ही एक स्पीशीज है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है ये, ओके। और इससे जो डिजीज़ हो रही है उसे हम अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं, या सिंपली हम उसे अमीबियसिस भी कहते हैं। तो भूलना तो है ही नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट डिजीज़ है बच्चों। इसमें क्या है कि ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, वहीं ग्रो करता है, और इसके जो स्पोर्स हैं वो फीकल मैटर से बाहर निकलते हैं। अब वो जो फीकल मैटर है वो कभी आप सॉइल में चला जाएगा, ओपन डिफिकेशन इज़ कॉमन इन इंडिया, तो वहाँ से वो पानी में या फूड में कहीं पर भी चला जाएगा। और पर्टिकुलरली मैं तो आपको ये भी बताऊँ कि जो हाउस फ्लाई है वो इसका होस्ट तो नहीं है पर मैकेनिकल कैरियर है। सिंपली जो हाउस फ्लाइज होती है वो फीकल मैटर पर जाके बैठती है और उनकी लेग्स पर ये एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के जो स्पोर्स हैं वो चिपक जाएंगे और फिर वो हमारे फूड पर आकर बैठते हैं। क्योंकि बाजार में खाना भी तो ओपनली ऐसे ही बिखरा रहता है, खुले में बिकता है, इंडिया में सब कुछ ऐसा ही चलता है। तो वो जो हाउस फ्लाई है वो इसका मैकेनिकल कैरियर है। तो बड़ी ये जो है बच्चों में भी ये डिजीज़ पर्टिकुलरली ज़्यादा होती है। इसके जो सिम्टम्स है वो बात कर लें हम पहले, कि अगर ये हमारे पेट में पहुंच गया, ये क्या हमारी इंटेस्टाइन की वॉल, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज करता है बच्चों। और इसके जो मेन सिम्टम्स है उसमें कॉन्स्टिपेशन। अब ये क्या है बच्चों की, ये गलत लिखा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, बेसिकली इसमें डायरिया होता है। डिसेंट्री है ना, डिसेंट्री का मतलब ही डायरिया होता है, तो होता तो इसमें डायरिया, लेकिन आपकी बुक जो है उसमें एनसीईआरटी में यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन लिखा हुआ है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर डायरिया होता है। और बाकी सिम्टम सब सही है, क्योंकि ये एब्डोमिनल पेन भी होगा, इससे हमारे एब्डोमन में वहाँ पेन होने लगेगा, क्रैम्प्स आएंगे, क्रैम्प्स भी होंगे उससे। और जो फिकल मैटर होगा, जो स्टूल्स जो हो गए हमारे, उसमें एक्सेस म्यूकस होगा और उसमें इवन ब्लड के क्लॉट भी हो सकते हैं, ब्लड क्लॉट्स भी होंगे। क्योंकि जब ये वॉल को डैमेज करेगा ना, अंदर लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज करेगा, तो वहाँ अंदर ही इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है और वो ब्लड जो है वो सारा बाहर आएगा, है ना। तो ये इसके सिम्टम्स है बच्चों। कॉन्स्टिपेशन पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ध्यान रखेंगे आप, 2 क्वेश्चन मार्क लगा दिए मैंने। हाँ, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल जो होगा उसमें एक्सेस म्यूकस होगा और उसमें ब्लड के क्लॉट भी हो सकते हैं। फिर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हाउस फ्लाई जो है, मस्का डोमेस्टिका उसका साइंटिफिक नेम है, हाउस फ्लाई, ये इसका होस्ट नहीं है बच्चों, पर ये इसका मैकेनिकल कैरियर है। फर्क समझ में आ रहा है आपको? होस्ट और मैकेनिकल कैरियर में, होस्ट तो उसको कहेंगे जब ये उसकी बॉडी में जाए, ये हाउस फ्लाई की बॉडी में जाता नहीं है। जैसा अभी हमने प्लाज्मोडियम के केस में पढ़ा कि वहाँ तो वो मॉस्किटो की बॉडी में एंटर कर रहा है, ये बॉडी में एंटर नहीं कर रहा, बस हाउस फ्लाई मैकेनिकली एक जगह से दूसरी जगह से इसको ट्रांसमिट कर रही है। हाउस फ्लाई इज़ ए मैकेनिकल कैरियर, ध्यान रखें, इट ट्रांसमिट द पैरासाइट from feces to food and food product. इज दैट क्लियर बच्चों? ये ध्यान रखेंगे आप। और हमें इन्फेक्शन कैसे होगा, तो इन्फेक्शन जो होगा वो ऑब्वियसली कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर से होगा। तो
ये आपका एक और हमारा अदर प्रोटोजोवन डिजीज़ में एक इम्पोर्टेंट डिजीज़ हो गई अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंटरी। किससे होती है बच्चों? एक प्रकार का अमीबा है, पैरासिटिक अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, प्रोटोजोआ में आ रहा है। एक और डिजीज़ लेते हैं। अब जो डिजीजेज है वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, हमें मिस कुछ नहीं करना है। अब एक और डिजीज़ हम ले रहे हैं और वो हम बात करते हैं गियार्डियसिस। गियार्डियसिस ये एक प्रोटोजोवन से होती है। अगेन पढ़ाई प्रोटोजोवन डिजीजेज रहा हूँ। गियार्डिया लैम्बलिया, गियार्डिया लैम्बलिया से होता है। इस गियार्डिया को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं। तो ऑब्वियसली ये भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। अगेन इट इज़ ए इंटेस्टाइनल पैरासाइट। और इन्फेक्शन जो होता है वो वाटर से हो सकता है और इवन इसमें कांटेक्ट से भी होता है। कंटामिनेटेड वाटर या कांटेक्ट जो होता है उससे भी हो सकता है कंटामिनेशन। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? इतना इनफ है, आपको तो इतना ध्यान रखना है। गियार्डियसिस डिजीज़ का नाम हो गया। किससे हो रही है ये डिजीज़? गियार्डिया लैम्बलिया से हो रही। कहाँ का पैरासाइट है? इंटेस्टाइनल पैरासाइट। इन्फेक्शन कैसे होगा? वाटर से या कांटेक्ट से होगा। ये सही नहीं लिखा, इसको सही कर देते हैं। या तो कांटेक्ट से होता है और कंटामिनेटेड फूड से होता है, फूड कंटामिनेशन से होता है। फाइन। अब लेते हैं एक और डिजीज़ और वो होगी ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से होने वाली ट्राइकोमोनियसिस। ट्राइकोमोनियसिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये देख लीजिए आप, प्रोटोजोआ से भी हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकती है। डिजीज़ का नाम है ट्राइकोमोनियसिस और जो प्रोटोजोवन है जिससे ये डिजीज़ हो रही है उसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। इज दैट क्लियर? और जैसा कि मैंने बता दिया ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो ये कैसे इन्फेक्शन कैसे होगा? सेक्सुअल कांटेक्ट से होगा। पर्टिकुलरली फीमेल की वेजाइना में ज़्यादा डैमेज कॉज करता है, इसलिए इससे वेजाइनाइट, इसका जो इन्फेक्शन होता है उसको वेजाइनाइटिस भी कहते हैं। प्रोटोजोवन से होने वाली डिजीज़ है। एक और लेंगे अब हम डिजीज़, दैट इज़ अबाउट, बहुत कॉमन है, नाम सुना होगा आपने, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ये जो डिजीज़ है बच्चों, अगेन एक प्रोटोजोवन से होती है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। अफ्रीका में एक जगह है गैम्बिया, किससे हो रही है ये? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। और इसीलिए इस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस को हम गैम्बियन फीवर भी कहते हैं। गैम्बियन फीवर कौन से प्रोटोजोआ से हो रही है? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन से हो रही है। अच्छा, इसका क्या एक वेक्टर भी है बच्चों? ये इन्फेक्शन कैसे होता है? एक वेक्टर के थ्रू होता है। एक फ्लाई है, एक मक्खी है वहाँ पर अफ्रीका में मिलती है, जिसे हम सेट्सी फ्लाई कहते हैं। सेट्सी फ्लाई, पहला टी साइलेंट रहेगा, सेट्सी फ्लाई। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ग्लोसिना पाल्पेलिस। ग्लोसिना पाल्पेलिस इसका साइंटिफिक नेम है। इसका वेक्टर है। इन्फेक्शन कहाँ होगा बच्चों? इन्फेक्शन पूरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये पहुंच जाता है और इसी वजह से फिर नींद आने लगती है। तो इन्फेक्शन जो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में इसका इन्फेक्शन हो जाएगा बच्चों। इज़ दैट क्लियर? और एक्सेसिव स्लीप, पहले तो बहुत नींद आएगी। एक्सेसिव स्लीप, बंदा बहुत देर तक सोता रहेगा, सोता रहेगा, सोता रहेगा, थोड़ी देर जागेगा, वापस नींद आ जाएगी, फिर बहुत देर तक सोएगा, फिर धीरे धीरे स्लीप का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली यही होगा कि वो नींद में ही भगवान को प्यारा हो जाता है, ईश्वर को प्यारा हो जाता है। ओके, डेथ हो जाती है अल्टीमेटली, क्योंकि पूरा नर्वस सिस्टम इसमें अफेक्ट होता है।
गैम्बियन फीवर भी कहते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस से होती है। वेक्टर कौन है इसका? सेट्सी फ्लाई। साइंटिफिक नेम क्या है उसका? ग्लोसिना पेल्पेलिस। कहाँ इन्फेक्शन कॉज कर रहा है? ब्रेन। इन्फेक्शन होगा कैसे? ये मक्खी आके काटेगी और इन्फेक्शन होगा। ओके, देयर इज अनदर डिजीज आपने सुनी होगी, लेट्स टॉक अबाउट काला अजर। प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीजेस पढ़ रहे हैं बच्चों हम, और एक और डिजीज ले लेते हैं हम, काला अजर। ये इसको लिश्मानियासिस भी कहते हैं, लिश्मानियासिस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिश्मानिया डोनोवेनाई से होती है। लिश्मानिया प्रोटोजोआ जो है वो ये है, लिश्मानिया डोनोवेनाई, उससे होने वाली डिजीज़ है। ये तो हो गया हमारा प्रोटोजोवन, लिश्मानिया डोनो, ये कॉजिटिव एजेंट हो गया, कॉजिटिव एजेंट। लेकिन इसका भी एक वेक्टर है, इसका भी एक वेक्टर है जिसे हम सैंड फ्लाई कहते हैं, उसके काटने से फैलता है। सैंड फ्लाई का साइंटिफिक नेम फ्लेबोटोमस, फ्लेबोटोमस। ओके, तो बस इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये ब्लड पैरासाइट है, ये ब्लड में रहेगा, आपके ब्लड पैरासाइट है। तो वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कौन कहाँ का पैरासाइट है, सब बताया है मैंने आपको। ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की म्यूकस मेम्ब्रेन में है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन जिसे स्लीपिंग सिकनेस होता है, वो नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। गियार्डिया बताया मैंने, गियार्डिया लैम्बलिया, वो भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट। और उससे पहले क्या पढ़ा है हमने? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। और एक फाइनली लास्ट और ले लेते हैं, दैट इज बेलेंटीडियोसिस। बेलेंटीडियोसिस ये भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, बेलेंटीडियम कोलाई से होता है, बेलेंटीडियम कोलाई। और जैसा कि पता चल रहा है कोलाई कोलोन से होता है, तो ये भी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। और इसमें कोई वेक्टर नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। ये कंटामिनेटेड फूड और पानी से होगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। आया समझ बच्चों? तो इस तरह ये हमारी जो प्रोटोजोवन डिजीजेज है वो सारी कंप्लीट होती है। थैंक यू।